नमस्कार। मनोविज्ञान की आज सबसे महत्वपूर्ण क्लास में आपका स्वागत है। सिगमंड फ्राइड का मनोविश्लेषणवाद। ये टॉपिक मेरा सबसे बेस्ट है। मेरा मतलब मुझे बहुत इंटरेस्ट है इस टॉपिक में, तो लगभग कुछ ऐसे नए पॉइंट्स आपको मिलेंगे जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। कहते हैं सब एक बार रट लो, हम कहते हैं एक बार समझ लो, इससे बाहर कोई प्रश्न नहीं आएगा। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए सिगमंड फ्राइड का मनोविश्लेषणवाद। एक एक पॉइंट से स्टार्ट करेंगे। सिगमंड फ्राइड का जन्म कहाँ हुआ था? तो सबसे पहले एक एक पॉइंट सिगमंड फ्राइड के बारे में भी चर्चा करेंगे। सिगमंड फ्राइड का जन्म हुआ था वियना में, और वियना आता है ऑस्ट्रिया में। आप चाहें तो इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वियना ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया में इनका जन्म हुआ था 6 मई 1856। 6 मई 1856 में इसका जन्म हुआ था। आज 22 मई है, तो इसी महीने इनका जन्मदिन गया है। अगर मनोविज्ञान के जितने भी छात्र हैं जो मनोविज्ञान से प्रेम करते हैं उनको इनका जन्म ज़रूर याद होगा। तो वियना ऑस्ट्रिया में 6 मई 1856 को इनका जन्म हुआ। ये यहूदी परिवार से संबंधित थे, लेकिन वहाँ पे अत्याचारों के कारण इन्होंने ऑस्ट्रिया को छोड़ दिया और ये सीधे आगे पेंसी नगर में आ गए। और ये पेंसी नगर है वह पेरिस में था, और पेरिस कहाँ आता है वो आपको ध्यान ही है, यह फ्रांस में था। तो सिगमंड फ्राइड का जो उत्तरकाल है वह फ्रांस में ही बीता, पेरिस में ही बीता और पेंसी नगर में ही बीता। और पेंसी नगर में आकर यह हिस्टीरिया की बीमारी से संबंधित अर्थात पागलों के हॉस्पिटल, तो पागलों के हॉस्पिटल में ये डॉक्टर बन गए। तो ये पागलों के हॉस्पिटल में डॉक्टर जब बने तब उन्होंने पागलों को ठीक करने के लिए और पागलों की मनोस्थिति का अध्ययन करने के लिए बहुत सारे प्रयास किए। तो वियना को छोड़ा और ये पेंसी नगर में आ गए, और पेंसी नगर कहाँ पे आता है? पेरिस, फ्रांस में आ गया। यहीं पे पागलों पर अध्ययन करते 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 इन्होंने जो मानव होता है उसके मस्तिष्क की संरचना के बारे में अध्ययन किया। मस्तिष्क के बारे में अध्ययन किया, या कह सकते हैं मन का अध्ययन किया, या मन का विश्लेषण करना शुरू किया। पागलों का ये इंटरव्यू लेते थे, और इंटरव्यू लेते वक्त कुछ ऐसे प्रश्न पूछते थे जिनके हिसाब से उनका विश्लेषण किया जाए। तो यहाँ पे पेंसी नगर में ही उन्होंने मन का विश्लेषण करना शुरू किया। अब आपका ये इम्पोर्टेंट प्रश्न बन सकता है कि फ्रायड ने जो अपना मनोविश्लेषणवाद दिया था वह कौन से नगर में दिया था? पेंसी नगर में। पूरा अध्ययन उन्हीं पे आधारित था। और मन का विश्लेषण करने के बाद उन्होंने बताया कि एक व्यक्ति के अंदर 3 प्रकार के मन कार्य करते हैं। ये 3 प्रकार के मन आपको पता ही होंगे। सबसे पहला है अचेतन मन, अनकॉन्शियस जिसको बोलते हैं। दूसरा है चेतन मन, और तीसरे मन का प्रकार बताया था अर्ध चेतन। मनोविज्ञान की जो पहली क्लास थी उसमें हमने पढ़ लिया था कि इन मनों की खोज किसने की थी। तो मन का विश्लेषण सिगमंड फ्राइड ने करके मन की 3 अवस्थाएं बता दी, चेतन, अचेतन और अर्धचेतन। और यही मन की अवस्था बताने पर मन का विश्लेषण किया, इसलिए यह वाद बन गया मनोविश्लेषणवाद। इसी को बोला जाता है मनोविश्लेषणवाद। और मनोविश्लेषणवाद बहुत ज़्यादा क्रांति लाया मनोविज्ञान के क्षेत्र में। अब उन्होंने सबसे ज़्यादा जोर किस पर दिया? तो उन्होंने कहा कि अगर किसी व्यक्ति का अध्ययन करना है तो किसी भी व्यक्ति के अध्ययन के लिए उसके अचेतन मन का अध्ययन करना सबसे महत्वपूर्ण है। तो मनोविश्लेषणवाद, जिसको एनटीटी में पूछा गया था साइको एनालिटिकल थ्योरी, ये अंग्रेजी में पूछा गया था। साइको एनालिटिकल थ्योरी किसने दी? तो साइको एनालिटिकल को ही हिंदी में कहा जाता है मनोविश्लेषणवाद। तो यह पागलों का अध्ययन करते करते यहाँ पे मन की 3 अवस्थाएं बता दी, और मन की 3 अवस्थाओं को ही मन का विश्लेषण कहा गया, और यही बन गया मनोविश्लेषणवाद। और मनोविश्लेषणवाद के समर्थक पूछे जाते हैं, तो ये समर्थक आपको ज़रूर याद रखने हैं। फ्राइड के दोनों ही शिष्य थे सिगमंड फ्राइड के, और इसके समर्थक में एक तो आता है एडलर, बिल्कुल याद रखना है एडलर। और एडलर के साथ आता है यूंग, वही यूंग जिसने व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया था। यह सिगमंड फ्राइड का शिष्य था यूंग। ठीक है, तो ये बेसिक बातें हैं।
जो सिगमंड फ्राइड से जुड़ी हुई है। अब अचेतन, चेतन और अर्धचेतन ये भी बात करेंगे अपन, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात सिगमंड फ्राइड ने क्या कही कि किसी भी प्राणी के बारे में अगर जानकारी चाहिए, किसी भी प्राणी के बारे में आपको अध्ययन करना है, तो प्राणी के बारे में अध्ययन करने के लिए आपको उसके अचेतन मन का अध्ययन करना पड़ेगा। अचेतन मन का जितना अध्ययन ज़्यादा करेंगे, उस प्राणी की या उस व्यक्ति की विशेषताओं के बारे में आप ज़्यादा जान पाएंगे। और इसी के आधार पर मनोविश्लेषण में उन्होंने मन का विभाजन कर दिया। तो अब यहाँ से इम्पोर्टेंट टॉपिक शुरू होता है, मन का विभाजन। अब सिगमंड फ्रायड ने जो भी किया उसकी चर्चा करेंगे इन 2 पॉइंट्स में। सिगमंड फ्रायड ने एक तो मन का विभाजन किया, और मन का विभाजन करते करते उन्होंने व्यक्तित्व यानी कि पर्सनैलिटी के 3 अंग बता दिए। व्यक्तित्व के 3 अंग, दोनों ही अलग अलग पॉइंट हैं, लेकिन दोनों ही एक दूसरे के समानांतर या जुड़े हुए हैं, दोनों ही याद रखने हैं। सिगमंड फ्रायड ने मन का विभाजन भी किया, और सिगमंड फ्रायड ने इस मन के विभाजन के साथ साथ व्यक्तित्व के 3 अंग जो इस मन से प्रभावित होते थे उनका भी अध्ययन किया। एक डायग्राम से स्टार्ट करते हैं। आपने किप देखा होगा, उस किप के आधार पर एक संरचना बनाई सिगमंड फ्रायड ने। इसको मैं इस प्रकार से ड्रॉ कर देता हूँ, इसको बिल्कुल याद रखना है आपको। लास्ट में जाके आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और यहाँ पे मैं एक बैरियर बना देता हूँ। लगभग इस प्रकार से उन्होंने मन की 3 अवस्थाएं बताई। यह 3 अवस्थाएं किस प्रकार से थी वो उसको समझेंगे। सबसे पहला भाग ये बड़ा है, यहाँ से लगाकर यहाँ तक, इसी भाग को इन्होंने नाम दिया अचेतन। तो मन का सबसे पहला भाग बताया अचेतन। दूसरा भाग जो यहाँ पे ये डॉट डॉट दिख रहा है, उस भाग को नाम दिया इन्होंने अर्धचेतन। अर्धचेतन। और लास्ट में ये जो भाग बच रहा है इतना, इस भाग को नाम दिया चेतन। तो मन के 3 भाग बताए, अचेतन, अर्धचेतन और चेतन। ये मन का 3 भाग करने का उनका क्या तात्पर्य था उसको भी समझ लें। इन्होंने बताया कि मन का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है, अचेतन होता है। जो व्यक्ति का कुल मन है उसका लगभग 90% होता है, और इसको 90% को 90/100 भी लिख सकते हैं। और 0 से 0 कट गया तो ये केवल कितना भाग होता है, 9/10 भाग होता है। अर्थात अचेतन मन है वह किसी भी व्यक्ति के मन का 9/10, या परसेंट में पूछा जाए तो 90% होता है। और चेतन होता है वह 10% होता है, और इस 10% को कन्वर्ट करें तो ये होता है 1/10 भाग। दोनों ही अवधारणा या दोनों ही कंसेप्ट आपको याद रखने हैं। अचेतन मन का भाग होता है 9/10, और चेतन का भाग होता है 1/10। और अर्धचेतन है वह कोई परसेंटेज में नहीं होता, ये जब भी इसकी ज़रूरत पड़ती है तब ये अपना काम स्टार्ट करता है। अब यहाँ अचेतन मन से स्टार्ट करेंगे। अचेतन मन कैसा होता है, तो अचेतन मन है वह जन्म के साथ ही पैदा हो जाता है। अर्थात अचेतन मन है वह जन्मजात होता है, और चेतन मन और दूसरे 2 बचे, चेतन मन और अर्धचेतन मन, इनको एक बालक अर्जित करता है। ठीक है, ये दोनों ही याद रखना है। जन्मजात होता है मतलब जन्म के साथ ही इसकी उत्पत्ति हो जाती है शेषवावस्था से, जबकि अर्धचेतन और चेतन का विकास है वो बाल्यावस्था से या शिक्षा के द्वारा अर्जित किया जा सकता है। तो यह शिक्षा हो सकता है या अनुभव के द्वारा इसको अर्जित किया जा सकता है। अब आपका जो भी अचेतन मन है, बिल्कुल आप पे ये पूरा टॉपिक है। आपके अंदर जो अचेतन मन का सबसे बड़ा भाग है उसमें कौन कौन सी वस्तुएं होती है, तो आपके अचेतन में होती है एक तो भावना। ये पॉइंट पूछा गया है, भावना का संबंध किससे है, अचेतन मन से है। आपके जितने भी संवेग है उन संवेगों का संबंध किससे है, अचेतन से है। आपके अंदर जितनी भी मूल प्रवृत्तियां पाई जाती है उन मूल प्रवृत्तियों का संबंध भी किससे है, अचेतन से है। आपके अंदर जितनी भी दमित इच्छाएं हैं उन दमित इच्छाओं का संबंध भी किससे है, अचेतन से है। इसके साथ यौन ऊर्जा, यौन ऊर्जा का संबंध भी किससे है, अचेतन से है। और आपके अंदर उठने वाले विचार, वह विचार कैसे हो सकते हैं, अनैतिक हो सकते हैं,
इसके साथ असामाजिक भी हो सकते हैं, अनैतिक, असामाजिक भी, और अमर्यादित विचार। अमर्यादित विचार, ये जितने भी विचार होते हैं वह कहीं न कहीं किससे संबंधित होते हैं? अचेतन मन से। अब अचेतन मन से ही इच्छाएं उत्पन्न होती है, विचार उत्पन्न होते हैं, और अचेतन मन है वो हमेशा आनंद के नियम पर कार्य करता है। आनंद का नियम, अब आप समझेंगे, ये तो ईड ईगो सुपर ईगो का चैप्टर है, तो दोनों पैरेलली चलते हैं। पैरेलल कैसे चलते उसकी व्याख्या करेंगे। तो यह आनंद के नियम पर कार्य करता है, जबकि अर्धचेतन है वह वास्तविकता के नियम पर कार्य करता है। ये पॉइंट आपको ज़रूर याद रखने हैं। अचेतन आनंद का नियम है, अर्धचेतन वास्तविकता का नियम है, और जो चेतन मन बचा वह हमेशा नैतिकता के नियम पर आधारित होता है। नैतिकता के नियम पर आधारित होता है। तो सिगमंड फ्रायड ने मन को ये 3 भागों में विभाजित कर दिया, और मन को विभाजित करने के बाद उन्होंने बताया कि कौन सा जन्मजात होता है और कौन सा अर्जित होता है। आपको याद रखना है कि अचेतन मन ही केवल जन्मजात होता है, बाकी अर्धचेतन और चेतन है वह कैसे होते हैं? अर्जित किए जाते हैं। अर्थात शेषवावस्था के साथ या जन्म के साथ प्राप्त होने वाला मन कौन सा होता है? अचेतन मन होता है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसी को आगे बढ़ाएंगे। 3 भाग पढ़े अभी। एक तो पढ़ा अचेतन, अचेतन के बाद दूसरा पढ़ा अर्धचेतन, अर्धचेतन के बाद तीसरा भाग पढ़ा था अपन ने चेतन। ये मन के 3 भाग है। फिर समझ लें, अचेतन कितना % होता है? 90% होता है, और चेतन कितना होता है? 10% होता है। अर्धचेतन का कोई परिमाप नहीं होता या परिमाण नहीं होता है। अब इन तीनों से ही व्यक्तित्व के 3 अंग जुड़े हुए हैं। यह व्यक्तित्व के 3 अंग कौन से हैं? ये मन के भाग बताए थे। अब व्यक्तित्व के 3 अंग की बात करें तो व्यक्तित्व के 3 अंग कौन से होते हैं? एक तो होता है ईड, ईड के बाद दूसरा होता है ईगो, और ईगो के बाद तीसरा होता है सुपर ईगो। इनके हिंदी नाम भी प्रचलित है। इनके हिंदी नाम क्या प्रचलित है तो उसको समझ लें। ईड को बोला जाता है इदम। इनकी व्याख्या अपन लास्ट में करेंगे। ईड ईगो सुपर ईगो क्या होते हैं। ईगो को बोला जाता है अहम, और सुपर ईगो को बोला जाता है परा अहम, जिसे परम अहम भी बोला जाता है। और एक प्रश्न आया था बिहार में, बिहार टेट में, इसी को बोला जाता है आदर्श अहम बोला जाता है। तो परा अहम, परम अहम, आदर्श अहम, ये तीनों नाम किससे संबंधित है? सुपर ईगो से है। अब प्रश्न समझें, अचेतन मन का संबंध किससे होता है? तो अचेतन मन का संबंध ईड से होता है। अर्धचेतन का संबंध किससे होता है? तो अर्धचेतन का संबंध ईगो से होता है। और चेतन का संबंध किससे होता है? तो चेतन का संबंध किससे होता है? सुपर ईगो से होता है। अब यहाँ पे अचेतन की व्याख्या की तो अचेतन में क्या होते हैं? भावना होती है। अब भावना क्या होती है? एक होता है संवेग होता है, और संवेग के साथ होती है मूल प्रवृत्तियाँ। ये 3 कंसेप्ट आपको बिल्कुल याद रखने हैं। भावना, संवेग और मूल प्रवृत्तियों का संबंध कौन से मन से होता है? अचेतन मन से होता है। अब भावना क्या होती है इसको समझना है। पूछा गया ये प्रश्न, भावना और मूल प्रवृत्तियों के बारे में पूछा गया है। तो भावना क्या होती है अगर उस पर बात करें तो भावना क्या है? एक मन का विचार है। मन का विचार, आपके मस्तिष्क का ऐसा विचार जो अभी तक आंतरिक रूप में है, अर्थात इसे आपने प्रकट नहीं किया। तो मन का ऐसा आंतरिक रूप या विचार का ऐसा आंतरिक रूप जिसे आपने प्रकट नहीं किया, तब तक ये भावना है। मतलब आप जो दिमाग में सोच रहे हैं, किसी को बता नहीं रहे हैं, तब तक ये भावना रहती है। लेकिन आपने इस विचार का प्रकाशन कर दिया, इस विचार का प्रकाशन कर दिया, या फिर इस विचार को आपने सबको बता दिया, तो विचार का प्रकाशन ही क्या कहलाता है? संवेग कहलाता है। और जैसे ही आपका विचार है, उस विचार को आपने क्या दे दिया? क्रियात्मक रूप। आपके विचार का जो क्रियात्मक रूप होता है वही क्या कहलाता है? मूल प्रवृत्तियाँ। तो सिगमंड फ्रायड ने क्या बताया वो समझे। भावना से संवेग की उत्पत्ति होती है और संवेग से मूल प्रवृत्ति की उत्पत्ति होती है। प्रश्न आ चुका है
कि मूल प्रवृत्तियाँ किससे उत्पन्न होती है, तो मूल प्रवृत्तियाँ संवेग से उत्पन्न होती हैं। और संवेगों की उत्पत्ति किससे होती है, भावना से। तो मूल प्रवृत्तियों की जननी संवेग हैं और संवेग की जननी कौन सी है, भावना है। तो ये तीनों ही तीन चीज़ें हैं, भावना, संवेग और मूल प्रवृत्तियाँ। इन तीनों का संबंध किससे है, अचेतन मन से है। अब यहाँ जैसे ही मूल प्रवृत्ति शब्द आया, तो मूल प्रवृत्ति शब्द आते ही आपका ध्यान विलियम मैकडूगल की ओर जाता होगा, जिसने 14 मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत दिया। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा अपन एक कंसेप्ट और लेके चले कि सबसे पहले मूल प्रवृत्तियाँ सिगमंड फ्राइड ने भी दी थी। और इसने सिगमंड फ्राइड ने 2 प्रकार की मूल प्रवृत्तियाँ बताई थी। एक तो है जीवन मूल मूल प्रवृत्ति और एक को नाम दिया था मृत्यु मूल मूल्य प्रवृत्ति। ठीक है, ये 2 मूल प्रवृत्तियाँ सिगमंड फ्राइड ने बताई थी। ये मूल प्रवृत्तियाँ कैसे संबंधित है, इस मन से वो समझें। यहाँ पे व्यक्ति हमेशा रचनात्मक सोच रखता है, अर्थात उसके अंदर जीने की इच्छा होती है, हमेशा अच्छा सोचेगा। अच्छा सोचेगा तो वो मूल प्रवृत्ति कहलाएगी जीवन मूल्य मूल प्रवृत्ति। और हमेशा विनाशात्मक या विरोधी सोचता है, विनाशात्मक सोच होती है, विरोधी सोच होती है, विवादी सोच होती है, वह कहलाती है मृत्यु मूल प्रवृत्ति। तो सिगमंड फ्राइड ने कितनी मूल प्रवृत्तियां बताई, सिगमंड फ्राइड के अनुसार 2 मूल प्रवृत्तियां होती है। और इन दोनों के लिए ही उसने एक अच्छे से शब्द का इस्तेमाल किया था। इस शब्द के लिए उसने यूज़ किया था इरोज। अच्छी मूल प्रवृत्तियों के लिए उसने इरोज वर्ड यूज़ किया और खराब मूल प्रवृत्ति के लिए उसने एक वर्ड यूज़ किया था थनेटस। तो इरोज और थनेटस क्या है, तो इरोज और थनेटस सिगमंड फ्राइड द्वारा दी गई मूल प्रवृत्तियां है। और उसने कहा कि व्यक्ति है वो इरोज और थनेटस का मिश्रण होता है। और उसने एक एग्जाम्पल दिया था, एक डाकू है, उस डाकू में भी दया के गुण होते हैं या प्रेम के गुण होते हैं, और एक प्रेमी है उसमें भी एक डाकू के गुण हो सकते हैं, अर्थात दोनों का ही मिश्रण है इरोज और थनेटस। तो ये प्रश्न पूछा गया है इरोज और थनेटस क्या है। तो अधिकतर बच्चे हैं वह मनोग्रंथियों को चले जाते हैं ओडिपस और इलेक्ट्रा, तो वो अलग चीज़ें है ओडिपस इलेक्ट्रा, और इरोज और थनेटस भी अलग चीज़ें हैं। तो सिगमंड फ्राइड द्वारा दी गई मूल प्रवृत्तियाँ कौन सी है, इरोज और थनेटस, इसके बारे में आपको संपूर्ण ध्यान होना चाहिए। अब बात करें हर मन की क्या क्या विशेषताएं होती है हर मन की। तो सबसे पहला मन लेते हैं अचेतन मन। अचेतन मन, पुनः आपका रिवीजन भी हो जाएगा। अचेतन मन कैसा होता है, तो अचेतन मन हमेशा कैसा होता है, जन्मजात होता है, अर्थात जन्म के साथ ही यह उत्पन्न हो जाता है। और यह कितना प्रतिशत होता है, 90% होता है। और अगर भाग में पूछा जाए तो ये कितना भाग होता है, 9/10 भाग होता है। और सिगमंड फ्राइड ने पूरे मन की तुलना है वह एक बर्फ के शिलाखंड से की थी। ये इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये सबको याद है आपको कि बर्फ़ है जब पानी में डूबा रहता है तो उसका अधिकतर भाग नीचे रहता है। जैसे कि ये मान लीजिए महासागर है, उसमें एक बर्फ़ का शिलाखंड है, तो इसका केवल 10% भाग ही दिखता है, बाकी 90% भाग है वो अदृश्य होता है जो ज़मीन के अंदर रहता है। तो ये 90% अचेतन है और 10% है वो चेतन है। तो सिगमंड फ्राइड ने मन की तुलना बर्फ़ के शिलाखंड से की थी। तो अचेतन मन कैसा होता है, जन्मजात होता है, 90% होता है। अब ये क्या क्या इम्पोर्टेंट है, तो अचेतन मन कौन से नियम पर काम करता है, आनंद के नियम पर। अचेतन मन आनंद के नियम पर काम करता है। आनंद अर्थात क्या हो गया, सुख। तो यह सुखवाद के सिद्धांत पर काम करता है, अर्थात एक व्यक्ति की इच्छा हुई कि मुझे ये करना है, अब उसी इच्छा से उसको सुख मिलता है, चाहे वो इच्छा बुरी हो या अच्छी हो, लेकिन उसे पूरा करना चाहेगा। सिर्फ वह आनंद ही चाहता है अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए, इसलिए आनंद के नियम या सुखवाद के नियम पर काम करता है, इसलिए इसे आनंदी मन कहते हैं और सुखवादी मन भी कहा जाता है। यहीं से इच्छाएं उत्पन्न होती है, इसलिए अचेतन मन को कहा गया है इच्छाओं का भंडार ग्रह। अचेतन मन को क्या बोला गया है, इच्छाओं का भंडार ग्रह बोला गया है, या इसी मन को बोला गया है इच्छाओं की जननी। अब आप यहाँ समझ ले, अचेतन मन का संबंध किससे होता है, ईड से होता है। तो ईड के बारे में भी यही प्रश्न आपको याद रखना है, दोनों एक साथ याद हो जाएंगे। अचेतन मन की जो विशेषताएं होती है वही ईड की होती है। तो यह
इच्छाओं का भंडार ग्रह है और जननी है, और साथ में आपकी इच्छाएं पूरी नहीं हुई तो वो इच्छाओं का दमन कर लेंगे, तो दमित इच्छाओं से संबंधित होता है। अचेतन मन का संबंध किससे होता है? दमित इच्छाओं से। दमित इच्छाओं से संबंधित होता है। और एक इम्पोर्टेंट बात कही थी, जब ये पागलों का इंटरव्यू लेते थे, जितने भी पागल थे उनका पेंसी नगर में जब इंटरव्यू लेते थे तो उनसे पूछा जाता था कि आप पागल क्यों है, तो उन्होंने कहा कि हमारा दिमाग खराब है इसलिए हम पागल है। तो पागल कुछ भी है, उनके दो मन है वो बिल्कुल काम नहीं करते। वो कौन सा है? अर्धचेतन और चेतन, ये दोनों नहीं काम करते। सिर्फ पागलों में कौन सा मन काम करता है? अचेतन मन। ये ज़रूर ध्यान रखें। तो पागल में केवल अचेतन मन ही कार्य करता है, बाकी सभी मन कार्यशील होते हैं और अचेतन मन कार्य करता है। वहीं से ये तर्क करते हैं, इसलिए इसी को बोला गया है तार्किक मन। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही है कि व्यक्ति का तार्किक मन किसे कहा गया है, तो व्यक्ति का तार्किक मन कौन सा है? अचेतन मन है। तो ये हो गया अचेतन। अब दूसरे की बात करेंगे, अर्धचेतन। अर्धचेतन क्या काम करता है? तो अर्धचेतन है वह लगभग ईगो है। जिस प्रकार से ईगो के लक्षण हैं वही अर्धचेतन के लक्षण हैं। अब पहली है, अचेतन मन है वह जन्मजात होता है, जबकि अर्धचेतन मन है वो कैसा होता है? अर्जित होता है। और कब अर्जित किया जा सकता है? बाल्यावस्था में। तो इसका विकास बाल्यावस्था से प्रारंभ होता है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और विद्यार्थियों के लिए ये प्रश्न पूछा गया था कि विद्यार्थियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण मन कौन सा है? विद्यार्थियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण मन की बात करें तो विद्यार्थियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण मन कौन सा है? तो अर्धचेतन मन है। अब यह कौन से नियम पर काम करता है? तो पहला आनंद के नियम पर था, और यह नियम है वह किस नियम पर आधारित है? वास्तविकता के नियम पर। किसी भी घटना को करने से पहले आपको उसकी वास्तविकता से परिचित कौन कराएगा? आपको अर्धचेतन मन ही कराएगा। और यह हमेशा चेतन और अर्धचेतन के मध्य की अवस्था है। यह किस प्रकार से काम करता है? तो आपको याद रखना है, आंशिक स्मृति दोष जो होता है, आप अगर कुछ समय के लिए भूल जाते हैं, आंशिक स्मृति दोष। आंशिक स्मृति दोष का अर्थ है जैसे कि आप किसी व्यक्ति के नाम भूल गए या कोई भी वस्तु है उसको गलत जगह रख दिया। अक्सर ऐसा होता है कि आपके हाथ में, आप कहीं बाजार से आ रहे हैं तो आपके हाथ में दो चीज़ें हैं, ये दो चीज़ें हैं वह आपको नियत स्थान पे रखती है, लेकिन आप किसी विचार में हैं। मान लीजिए ये दूध का पैकेट है और आपके हाथ में ये हेलमेट है, तो आपको जहाँ हेलमेट रखना था वहाँ दूध का पैकेट रख दिया, और जहाँ दूध रखना था वहाँ हेलमेट रख दिया, यानी कि हेलमेट को फ्रीज में रख दिया और दूध को है वो बाहर स्टैंड पे रख दिया। तो यह कहलाता है आपका अर्धचेतन। आंशिक स्मृति दोष है वो इसी के कारण होता है। तो अचेतन, अर्धचेतन और इसके बाद आता है चेतन मन। अब चेतन मन है उसका संबंध है वह केवल 10% भाग से है। यह 10% होता है, अर्थात 1/10 भाग होता है, और यह भी अर्जित किया जाता है, इसका भी अर्जन किया जाता है। ये एक्वायर्ड टेंडेंसी है, इसको ज़रूर याद रखना है। अब चेतन मन है इसका संबंध हमेशा वर्तमान से होता है। आप जो भी वर्तमान में विचार कर रहे हैं इसका मतलब वह चेतन मन है। कौन से सिद्धांत पर काम करता है? तो अचेतन है वह सुखवादी सिद्धांत पे काम करता है। अर्धचेतन वास्तविकता के नियम पर काम करता है, जबकि यह नैतिकता के सिद्धांत पर कार्य करता है। नैतिकता के सिद्धांत पर, इसलिए इसको बोला गया है नैतिकवादी मन। इसे नैतिकवादी मन के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि यह नैतिक मूल्यों का भंडार होता है। इच्छाओं का भंडार पढ़ लिया था, अब नैतिक मूल्यों का भंडार की चर्चा की जाए तो नैतिक मूल्यों का भंडार कौन सा होता है? तो नैतिक मूल्यों का भंडार है वह चेतन मन होता है। नैतिकता यही आदर्शवाद है, इसलिए इसी को बोला जाता है आदर्शवादी मन। इसे आदर्शवादी मन बोला जाता है, इसको भी याद रखना है। अब दो इम्पोर्टेंट है, बच्चों में सामाजिकरण की सर्वाधिक भूमिका किस मन की होती है? तो बच्चों के सामाजिकरण में सर्वाधिक भूमिका निभाने वाला मन कौन सा है? तो सर्वाधिक भूमिका किसकी होती है? सर्वाधिक भूमिका चेतन मन की होती है।
और आध्यात्मिक प्रवृत्ति की ओर रुझान, अगर एक बच्चे का आध्यात्मिक प्रवृत्ति की ओर रुझान होता है तो आध्यात्मिक प्रवृत्ति की ओर रुझान है वह किस मन के कारण होता है? चेतन मन के कारण होता है। तो ये मन के कुछ भाग पढ़ लिए। इस मन के भाग को फिर मैं एक बार लिख देता हूँ। सबसे पहला पढ़ा था अचेतन, दूसरा पढ़ा था अर्धचेतन, और अर्धचेतन के बाद तीसरा जो हमने पढ़ा वो था चेतन। और इन्हीं तीनों मनों से सिगमंड फ्रायड ने व्यक्तित्व के 3 अंग भी जोड़ दिए, उसका भी अध्ययन कर रहे हैं। वह है सबसे पहला ईड, ईड के बाद दूसरा आता है ईगो, और ईगो के बाद तीसरा आता है सुपर ईगो। देखिए ये तीनों पैरेलल चलेंगे, आपको तीनों को अलग अलग याद नहीं रखना है। अचेतन के गुण ईड के होते हैं, और अर्धचेतन के गुण ईगो के होते हैं, और चेतन के गुण है वह सुपर ईगो जैसे होते हैं। अब ईड, ईगो और सुपर ईगो की चर्चा करेंगे, और सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें ईगो का कार्य क्या होता है। पहला ईड, तो ईड अचेतन से संबंधित होता है। तो ईड भी कैसा होता है? जन्मजात होता है। जन्मजात के साथ दूसरी इंपॉर्टेंट, जन्मजात कोई भी चीज़ होती है तो वह हमेशा कैसी मानी जाती है? आनुवंशिक होती है। तो ईड जन्मजात और आनुवंशिक गुण है, और सबसे ज़्यादा बच्चों में इसकी प्रधानता होती है, क्योंकि बच्चे जन्म में इसको ग्रहण करते हैं। तो बच्चों में कौन सा मन प्रधानता से पाया जाता है? तो अचेतन मन। और व्यक्तित्व का कौन सा अंग पाया जाता है? ईड वाला। यही इच्छाओं की जननी है। आपके मन में कोई इच्छा हुई तो इच्छाओं की जननी कौन सी है? ईड से ही उत्पन्न होती है, और अचेतन से ही उत्पन्न होती है। तो इच्छाओं की जननी किसे कहा गया है? ईड को कहा गया है। अब इच्छाएं कैसी भी हो सकती है, अच्छी या बुरी। अगर बुरी इच्छा है तो वो कहलाएगी पाश्विक प्रवृत्ति। तो एक व्यक्ति की खराब इच्छा या पाश्विक प्रवृत्ति है, खराब ही सोचता है हमेशा, तो ये पाश्विक प्रवृत्ति का संबंध भी किससे है? ईड से है। और पाश्विक प्रवृत्ति अर्थात हो गया अनैतिक भावनाएं। अगर आपके अंदर अनैतिक भावनाएं उत्पन्न होती है तो कहीं न कहीं इसका संबंध किससे है? ईड से ही है। अब ईगो की बात करें, अब ये कौन से सिद्धांत पर काम करता था? तो सुखवाद के सिद्धांत पर। वही अचेतन मन के सारे गुण हैं वो ईड में आपको याद रखने हैं। अर्धचेतन की बात करें तो अर्धचेतन अर्जित किया जाता है, और यह कौन से सिद्धांत पर कार्य करता है? वास्तविकता के सिद्धांत पर कार्य करता है। अर्थात यह व्यक्ति का घनिष्ठ मित्र कहा गया है। व्यक्ति का घनिष्ठ मित्र, ये भी आपको इम्पोर्टेंट है, ज़रूर याद रखना है। व्यक्ति का घनिष्ठ मित्र कौन सा मन है? अर्धचेतन मन। क्यों घनिष्ठ मित्र है? क्योंकि यह व्यक्ति को बचाने का कार्य करता है। व्यक्ति को बचाने का कार्य करता है। अब व्यक्ति को बचाने का कार्य अर्थात उसकी जो इच्छा हुई, उस इच्छा की वास्तविकता के बारे में कौन पहले से ही आभास करा देगा? अर्धचेतन। इसलिए व्यक्ति को गलत कार्य करने से बचाने का कार्य यही करता है। तो व्यक्ति को बचाने का कार्य, व्यक्ति का घनिष्ठ मित्र किसे कहा गया है? अर्धचेतन। और इसीलिए इसको कहा गया है पुलिसमैन ऑफ माइंड। पुलिसमैन ऑफ माइंड भी कहा गया है, या मन का पुलिसमैन भी कहा जाता है। आपको याद रखना है अर्धचेतन। और अधिकतर रक्षा युक्तियाँ यहीं से होकर निकलती है। अब सुपर ईगो की बात करें तो सुपर ईगो है वो चेतन मन से संबंधित होता है। अर्थात यह कौन से सिद्धांत पर कार्य करता है? नैतिकता के सिद्धांत पर। यह नैतिकता के सिद्धांत पर कार्य करता है, और कहते हैं नैतिक मूल्यों पर आधारित होता है। इसलिए एक व्यक्ति में प्रायश्चित की भावना जो आती है, प्रायश्चित की भावना, यह प्रायश्चित की भावना किस मन से आती है? चेतन मन से। और व्यक्तित्व का कौन सा अंग इस प्रायश्चित की भावना से संबंधित है? सुपर ईगो से संबंधित है। अब यहाँ इंपॉर्टेंट एक एग्जाम्पल से समझ लें कि ईड क्या है, ईगो क्या है और सुपर ईगो क्या है। मान लीजिए एक कमरा है, इस कमरे में ये कोई 10 रुपये का नोट पड़ा हुआ है। अब 10 रुपये का नोट पड़ा हुआ है और आप उस कमरे में अकेले हैं, तब सबसे पहले आपके मन में इच्छा जागेगी, और यही इच्छा होगी कि क्या इस नोट को मैं ले लूं। अब यही इच्छा है, लूं या नहीं लूं, लूं या नहीं लूं। अर्थात ये इच्छा कहाँ से जन्म ली? आपके ईड से जन्म ली। अब इसके बाद तुरंत कौन काम करेगा? तो इसके बाद तुरंत काम करेगा ईगो।
ईगो क्या करेगा, आपको अच्छे मार्ग पर ले जाएगा कि बुरे मार्ग पर ले जाएगा, ये कोई निश्चित नहीं है। जैसी आपकी प्रवृत्ति उस मार्ग पे ले जाएगा। अब आपका मन तब विचार करेगा कि कोई देख रहा है या नहीं देख रहा है। दो ही विचार हो सकते हैं। आपके मन में आए कि देख रहा है तो नहीं लूँ, और नहीं देख रहा है तो इस नोट को ले लूँ। अब आपको ईगो है वह दोनों ही तरफ ले जा सकता है, अच्छाई की तरफ और बुराई की तरफ भी ले जा सकता है। लेकिन यह वास्तविकता भी बता देगा कि अगर देख रहा है कि नहीं देख रहा है, लेकिन किसी को पता चल गया तो वो मेरे पिटाई कर देगा या फिर दो चार लापे मार देगा। तो ये वास्तविकता बता दी इसने, और आपको हो सकता है इस प्रकार की क्रिया से बचाने का भी प्रयास करे। तो ईगो क्या करता है, वास्तविकता बताता है। अब सुपर ईगो, नहीं नहीं, मुझे इस प्रकार की चोरी नहीं करनी चाहिए, चाहे देख रहा हो कि नहीं देख रहा हो, चोरी करना बुरी बात है। अगर ये विचार आ गया, इसका मतलब ये आपको किससे उठा, सुपर ईगो से उठा। दूसरा उदाहरण ले लें, आप एक टीचर है और एक कक्षा में बहुत सारे टिफ़िन लेकर बच्चे आए हैं और आप अपना टिफ़िन लाना भूल गए। अब जैसे ही इंटरवल हुआ, सभी बच्चों ने अपना टिफ़िन खोला, अचार और पापड़ और पराठे की खुशबू आई तो आपकी भूख बढ़ जाती है ऑब्वियसली। तो सबसे पहला विचार आया खा लूँ, लेकिन आपने सोचा कि नहीं नहीं, मुझे नहीं खाना चाहिए, मैं घर जाकर भी खा सकता हूँ, घर जाकर भी खा सकता हूँ। क्यों विचार आया, क्योंकि हो सकता है आपको दो चीज़ें लगे, नहीं खाना चाहिए, बच्चे भूखे रह जाएंगे, या इसकी मम्मी को पता चला तो दूसरे दिन पूरा खानदान इधर आ जाएगा। और आपने तीसरी बात सोची कि नहीं नहीं, एक शिक्षक को ये शोभा नहीं देता। अब आपके इस टिफ़िन को देखने के बाद तीन विचार आए। खा लो, ये इच्छा है, ये इच्छा किससे उत्पन्न हुई, इड से उत्पन्न हुई। फिर आपका दूसरी वास्तविकता का ज्ञान हुआ कि नहीं नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, मैं घर जाकर खा सकता हूँ। आपने ये सोचा, अर्थात ये किससे उत्पन्न हुआ, ईगो से। लेकिन आपने नैतिकता बता दी कि नहीं, एक शिक्षक को ये शोभा नहीं देता। और जैसा ही आपने ये सोचा तो ये हो गया आपका सुपर ईगो। तो कैसे काम करता है ईड, ईगो और सुपर ईगो। अब किस प्रकार से ईड ईगो और सुपर ईगो एक दूसरे से नियंत्रित रहते हैं, तो सबसे पहला मैं लिख रहा हूँ ईड, दूसरा लिख रहा हूँ ईगो, और तीसरा लिख रहा हूँ मैं सुपर ईगो। एक संतुलित व्यक्ति कौन सा होता है, तो जिसका ईगो सबसे शानदार काम करे। यहाँ पे संतुलन की बात नहीं कर रहे हैं। ऐसा व्यक्ति जिसका ईगो बहुत शानदार काम करे या बहुत बिल्कुल व्यवस्थित रूप से काम करे, तो वह कहलाता है संतुलित व्यक्तित्व। और इसी को, ईगो को कहा गया है साधारण अंतःकरण। इसी को बोला जाता है साधारण अंतःकरण। अब क्या होता है वह समझे। ईगो दोनों मनों के बीच एक सेतु का कार्य करता है, या दोनों जो भाग है व्यक्तित्व के, ईड और सुपर ईगो, उन दोनों के बीच में संतुलन का काम करता है। क्या होता है कंडीशन वन, ये और ये। कंडीशन वन में लिख रहा हूँ, अगर ईगो पे ईड हावी हो जाए, मतलब ईगो बैलेंस बनाने का काम करता है लेकिन ईड की मात्रा बढ़ जाए, या फिर क्या होता है जब सुपर ईगो की मात्रा बढ़ जाए। तो यहाँ देखें, ईगो पर ईड का हावी होना, ईगो पर ईड का हावी होना, तब क्या होगा। और दूसरा पॉइंट है ईगो पर वो पलड़ा भारी हो जाए, कौन सा भारी हो जाए, सुपर ईगो का हावी होना। दोनों ही कंडीशन है वह अलग अलग है। अब यहाँ कुछ एग्जाम्पल भी लेंगे। ईगो पर, इस ईगो पर अगर ईड हावी हो जाए, अर्थात आपकी इच्छाएं हैं वह बहुत ज़्यादा हावी हो जाएंगी, फिर अच्छे बुरे में भेद करना, अब अंतर करना समझ नहीं पाएंगे। इसलिए अगर ऐसा होता है कि ईड की मात्रा बढ़ जाए तो व्यक्ति है वह अपराध के मार्ग पर चल पड़ेगा। तो जब ईगो पर ईड हावी हो जाता है तो व्यक्ति कैसा बन जाता है, अपराधी प्रवृत्ति का बन जाता है। ये बिल्कुल इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ईड है वह इच्छाओं की जननी है और अनैतिक इच्छाओं का भंडार ईड ही होता है। ईगो जब समझ नहीं पाता कि क्या करना चाहिए ईड के हावी होने के कारण, तो व्यक्ति अपराधी प्रवृत्ति का बन जाता है। और जब ईगो पर सुपर ईगो हावी हो जाए, ये हावी हो जाए, तो व्यक्ति अत्यधिक ही नैतिक बन जाता है। फिर उसकी कोई इच्छा ही नहीं रहती। इच्छा ही नहीं रहने से वह दो चीज़ें, या तो वो विक्षिप्त बन जाएगा मानसिक रूप से,
या फिर सारा संसार त्याग देगा और वो क्या बन जाएगा, सन्यासी बन जाएगा। ये दोनों ही कारण हो सकते हैं। तो कहते हैं कि न तो ईड हावी होना चाहिए, न सुपर ईगो हावी होना चाहिए। ईगो को इन दोनों के बीच में संतुलन बनाकर रखना चाहिए, और यही कहलाता है संतुलित व्यक्तित्व। दो है, संतुलित व्यक्तित्व कौन सा होता है, तो संतुलित व्यक्तित्व कौन सा होता है, जिसमें ईगो पावरफुल हो या ईड और सुपर ईगो का बराबर संतुलन हो। तीनों बराबर मात्रा में ऐसे नहीं होने चाहिए। ईगो सशक्त होना चाहिए जो ईड और सुपर ईगो को संतुलित कर सके। और दूसरी चीज, संवेगात्मक रूप से स्थिर व्यक्ति ही सबसे सर्वश्रेष्ठ व्यक्तित्व माना गया है। अब सिगमंड फ्राइड की बात करें तो इसने 3 पुस्तकें लिखी थी। इन 3 पुस्तकों के बारे में पूछा जा सकता है, ये 3 पुस्तकें कौन सी थी, तो एक तो है स्वप्न विश्लेषण, एक पुस्तक लिखी थी स्वप्न विश्लेषण। स्वप्न विश्लेषण के बाद एक पुस्तक लिखी थी ईड एंड ईगो, ईड एंड ईगो, सुपर ईगो नहीं लिखा था है ना इसने, ईड और ईगो लिखा था। और एक पुस्तक लिखी थी अनकॉन्शियस माइंड, यानी कि अचेतन मन। ये तीनों पुस्तकें बहुत प्रभावी साबित हुई, और यहाँ पे उसने तीनों पुस्तकों में बताया था अचेतन मन का अध्ययन। तो अब मनोविश्लेषण क्या होता है वो समझे। अचेतन की बातों का या अचेतन की बातों को चेतन में लाना, अचेतन की बातों को चेतन में लाकर अध्ययन करना, यही कहलाता है मनोविश्लेषण। तो मनोविश्लेषण में किसका अध्ययन किया जाता है, अचेतन मन का। लेकिन कहाँ लाकर अध्ययन किया जाता है, चेतन में लाकर अध्ययन किया जाता है। इसलिए इसको साइको एनालिटिकल थ्योरी कहा जाता है। अब अचेतन मन के अध्ययन की कितनी विधियाँ बताई, तो 3 विधियाँ बताई थी कि अचेतन मन का अध्ययन प्रक्षेपण द्वारा भी किया जा सकता है। प्रक्षेपण के अलावा मुक्त साहचर्य विधि द्वारा, ये व्यक्तित्व मापन में पूरा पढ़ेंगे, मुक्त साहचर्य विधि द्वारा। और अचेतन का मन का अध्ययन है वह आपके जो सपने हैं, स्वप्न विश्लेषण, उस स्वप्न विश्लेषण के द्वारा भी किया जा सकता है। सपने बिल्कुल आपके व्यक्तित्व को दर्शाते हैं। आप सपने में वही देखते हैं जो आपने पहले देख चुका है। आपने मेरी शक्ल नहीं देखी तो आप मुझे सपने में कभी नहीं देखेंगे, और कुछ लोगों ने तो मेरे को देखा भी नहीं होगा। होपफुली 2-4 दिन बाद हम कोशिश कर रहे पूरा लाइव पढ़ाने की, तो आप हमें देख पाएंगे। वैसे मुझे देख के आपको कुछ खुशी ज़्यादा नहीं होगी, ठीक है। तो अचेतन मन के अध्ययन की 3 विधियाँ, प्रक्षेपण, मुक्त साहचर्य और स्वप्न विश्लेषण। इसके साथ साथ अब आपको इम्पोर्टेंट याद रखना है कि जब सिगमंड फ्राइड ने इतनी चीज़ें बताई तो 3 वर्ड उसने यूज़ लिए थे। एक तो लिया था लिबिडो। लिबिडो क्या होता है इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। दूसरा उसने बताया था मनोग्रंथियाँ, मनोग्रंथियों के बारे में बताया था। और एक वर्ड यूज़ किया था उसने, नार्सिज्म। क्या होता है मनोग्रंथियाँ, क्या होती है लिबिडो, और क्या होती है मनोग्रंथियाँ और नार्सिज्म, ठीक है। अब सिगमंड फ्राइड वो बहुत खतरनाक व्यक्ति था भाई। उसने पूरा के पूरा व्यक्तित्व है वह काम भावना, इस पर ही पूरा निर्भर कर दिया कि एक व्यक्ति की कामेच्छा या यौन इच्छा है वही उसके व्यक्तित्व का निर्धारण करती है। लेकिन बाद में सभी मनोवैज्ञानिक उसके ऊपर पड़ गए, भाई तू क्या बोल रहा है, ये इतना गंदा गंदा क्या बोल रहा है, लेकिन वो बोल तो सही रहा था। अब लिबिडो क्या होता है, तो एक व्यक्ति के अंदर पाई जाने वाली समस्त काम भावना है या समस्त कामेच्छा है, उसको क्या नाम दिया उसने, लिबिडो नाम दिया। तो लिबिडो क्या है, समस्त काम भावना है, उनको लिबिडो नाम दिया। मनोग्रंथियों की बात करें तो ये इम्पोर्टेंट है। मनोग्रंथियाँ मतलब आपका अपने पेरेंट्स के प्रति झुकाव किस प्रकार का, तो इसने 2 मनोग्रंथियों की बात की थी। एक मनोग्रंथि थी ओडिपस और एक मनोग्रंथि थी इलेक्ट्रा। जैसे मूल प्रवृत्तियाँ सिगमंड फ्राइड ने कौन सी दी थी, तो मूल प्रवृत्तियाँ आपको ज़रूर याद रखनी है, इरोस एंड थैनेटस। जबकि ओडिपस और इलेक्ट्रा मनोग्रंथियाँ हैं। ये कोई ग्रंथियाँ नहीं है, इसका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है, यह सिर्फ अनुभूत की जा सकती है। ओडिपस किस में प्रकट होती है और इलेक्ट्रा किस में प्रकट होती है, दोनों ही इम्पोर्टेंट है। ओडिपस और इलेक्ट्रा, ओडिपस और इलेक्ट्रा ये एक राजकुमार था, ये बिल्कुल याद रखें। ओडिपस और इलेक्ट्रा है वह एक राजकुमारी थी।
ये पूरी कहानी हमने कक्षा में सुनाई थी, यहाँ इतना सुनाना समय नहीं है। ओडिपस एक राजकुमार था जिसने अपनी माँ से ही शादी की थी, अर्थात ओडिपस एक लड़का था। तो जब एक पुत्र का अपनी माता के प्रति प्रेम है या माता के प्रति लगाव है, वह कहलाता है ओडिपस ग्रंथि। ठीक है, पहला पुत्र का माता के प्रति लगाव। तो ओडिपस ग्रंथि है वो हमेशा किस में उत्पन्न होती है? लड़कों में ही होती है। और इलेक्ट्रा एक राजकुमारी थी, इलेक्ट्रा एक राजकुमारी थी जिसका अपने पिता के प्रति लगाव था, और जब इसने ऐसा कार्य किया तब इलेक्ट्रा ने अपने भाई को ही मरवा दिया था। तो इलेक्ट्रा क्या है? एक लड़की है। तो पुत्री का अपने पिता के प्रति लगाव, पुत्री का अपने पिता के प्रति लगाव या प्रेम भी कह सकते हैं। इसलिए कहते हैं, भारत में कहते हैं भाई कि भारत की स्त्री है वो हमेशा अपने पति में अपने पिता को देखना चाहती है, इसलिए कभी सुखी नहीं रहती, वो दुखी रहती है। ऐसा ना करे भाई, आप भी अपने पति में पति को ही देखें, पिता को देखने का प्रयास नहीं करें। तो ओडिपस और इलेक्ट्रा दोनों मनोग्रंथियों का विकास है वह 6 साल के बाद होता है। जो मनोलैंगिक विकास की अवस्थाएं बताई थी सिगमंड फ्राइड ने, जो आपने सुनी होंगी, मुखावस्था, गुदावस्था, लिंग प्रदान अवस्था, अव्यक्तावस्था और जनन अवस्था, जो विकास में हम पढ़ेंगे। और तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया था नार्सिज्म, वह होता है स्वमोह, अपने ही रूप पर मोहित होना, अपने ही रूप पर मोहित होना। और इसके उदाहरण तो हम बहुत देखते हैं सड़कों पर। मान लीजिए एक कार जा रही है, एक कार खड़ी है, और कुछ लोग हमने देखे हैं, हम बहुत सारे प्रैक्टिकल्स करते हैं, इस कांच बराबर इधर गए और इस कांच में देखकर अपने बाल संवार रहे हैं, मुंह देख रहे हैं। महिलाएं विशेषकर 1 घंटे तक अपने बाल कांच के सामने संवारती है। कुछ लोग बार बार कंघा लेके कांच के सामने खड़े हो जाते हैं। यही कहलाता है नार्सिज्म, खुद के प्रति लगाव, स्वमोह या अपने ही रूप पर मोहित हो जाना, यही कहलाता है नार्सिज्म। तो ये पूरी सिगमंड फ्राइड की थ्योरी थी जो आपको बिल्कुल याद रखनी है। कौन कौन से पॉइंट इंपॉर्टेंट है जो आपको बता दिया। तो यहाँ पे अचेतन, अर्धचेतन और चेतन के साथ ईड ईगो, सुपर ईगो पैरेलल चलेंगे बिल्कुल। एक मन के भाग हैं और एक व्यक्तित्व की संरचनाएं हैं, तो तीनों ही आपको याद रखना है। कल हम अध्ययन करेंगे व्यक्तित्व के कुछ और उपागम है, 2 उपागम बचे हैं। इसके बाद व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में अध्ययन करेंगे, और उसके बाद व्यक्तित्व के मापन की विधियाँ। बहुत लंबा टॉपिक है, 1-2 दिन और लगेंगे। धन्यवाद।